मोदी हुकूमत के खिलाफ लाए गए अदम एतमाद की तहरीक पर मंगल से लोकसभा में बहस का आगाज हो चुका है। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने अदम एतमाद की तहरीक पर बहस की शुरुआत की। लोकसभा में मंगल को बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि ये बात तादाद की नहीं थी, ये मणिपुर पर इंसाफ की बात है। मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। गौरव गोगोई ने सवाल किया कि पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर पर बोलने में उन्हें 80 दिन क्यों लग गए। वहीं समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट डिंपल यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो मुल्क को तकसीम करना बंद करे। आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए? और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड यूजिंग वुमेन एज इंस्ट्रूमेंट फॉर परपेट्रेटिंग वायलेंस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सर। बीजेपी की जो नीति है सर, वो नफरत की राजनीति करते हैं सर, वो वोट की राजनीति करते हैं सर, और बीजेपी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार हैं सर। बीजेपी पीपल इंडल्ज इन द पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड, हेट एंड रूल। लोगों में विभाजन करके आप शासन करना चाहते हैं। बीजेपी की जानिब से बहस की शुरुआत रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने की। उन्होंने कहा, मणिपुर पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? पार्लियामेंट में राहुल गांधी तैयारी करके नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन के इत्तेहाद का टेस्ट है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और नाम इंडिया रखा है। वहीं मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन को चैलेंज करते हुए लोकसभा में कहा कि अपोजिशन लीडरान इल्जाम लगा देते हैं कि हिंदुस्तान में चीन घुस गया, चीनी लोगों ने घर बसा लिया, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। अपोजिशन लोगों को गुमराह कर रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मैं सभी लीडरों को कहता हूं कि इस मॉनसून सेशन के बाद आप मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश चलिए, मैं आपको अरुणाचल प्रदेश दिखा दूंगा और आप देखना कि चीन कहीं भी नहीं घुसा। किरण रिजिजू ने कहा कि मणिपुर का जो आज हाल है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमाते हैं। ये आंख का अंधा नाम नैन सो, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। लालू प्रसाद जी हैं सर, लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए। यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोले तो आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने जिसने उप मुख्यमंत्री बनाया है, वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया। पिछली 2-3 साल में जो आप लोगों का बार बार बोलते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस गया, वहां गांव बसा लिया, ये तो मैं शब्द ऐसा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, मगर अफसोस की बात है 1959 में जिस जगह को चीन ने कब्जा कर लिया था, हमारा असम राइफल्स के वहाँ डिप्लॉयड थे, और जिस जगह को कैप्चर किया 1959 62 से पहले, वही जगह में आज चाइनीज वो पीएलए ने वहाँ गांव बसा के रखा हुआ है। वो 59 में कांग्रेस पार्टी ने दान दिया है, और आप हम लोगों को कहते हैं ये पाप है। इसलिए ये सारे जो बहुत ही सीरियस चीज है, हल्का फुल्का यहाँ कह देते हैं कि चाइनीज घुस गया और घर बसा लिया। मैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस के जितने भी यहाँ मेरे बात से जो सहमत नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये मानसून सेशन खत्म करने के तुरंत बाद आप सब मेरे साथ अरुणाचल जाना है, और आपको एक इंच मैं आपको लेके दिखाऊंगा। इस बहस में राहुल गांधी भी हिस्सा लेने वाले हैं। 3 दिनों तक 18 घंटे पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक पर बहस होगी। इसके बाद 10 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म मोदी
इस बहस का जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत बहाल हो गई है। अब उनसे जुड़ी एक और खबर आई है। राहुल गांधी को वही सरकारी बंगला अलॉट कर दिया गया है जिसमें वो रुकनीयत खत्म होने से पहले रिहाइश पजीर थे। यानी आने वाले दिनों में कांग्रेस के साबिक सदर 12 तुगलक लेन वाले बंगले में ही रहेंगे। वाज़ेह की लोकसभा हाउस कमेटी के जरिए राहुल गांधी के रुकनीयत बहाल होने के बाद मंगल को उनको पुरानी सरकारी रिहाइश का 12 तुगलक लेन बंगला अलॉट कर दिया गया है। राहुल गांधी से जब बंगला मिलने के ताल्लुक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान ही मेरा घर है। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी का इल्जाम है कि जमीन घोटाले में सीएम सोरेन के साथ उनके खानदान के लोग का भी हाथ है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्क की 6 रियासतों के 7 असेंबली सीटों पर 5 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। चुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि यूपी, मगरबी बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की एक सीट पर, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही बिहार में जेडीयू में हलचल तेज हो गई है। वोटरों को लुभाने के लिए जेडीयू ने सियासी यात्रा की मुहिम छेड़ दी है। जेडीयू की नजर अक़लियतों के वोटों पर है। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टर को देखिए। इन पोस्टरों से जेडीयू की राजनीति साफ साफ झलक रही है। दरअसल इन दिनों बिहार के जेडीयू नेता यात्रा पर निकले हुए हैं। इन यात्राओं के बहाने खास धर्म और जाति के वोटर बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। कर्पूरी चर्चा से अति पिछड़ा समाज को साधने का मकसद है तो भाईचारा यात्रा मुस्लिम समाज को रिझाने की सियासत। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए जो योजनाएं और वेलफेयर स्कीम्स चला रहे, कार्यक्रम चला रहे हैं, उन योजनाओं की जानकारी, उन प्रोग्राम्स की जानकारी प्रखंड स्तर पे लोगों को जागरूक किया जा सके, इसके लिए बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड ने कर्पूरी चर्चा नामक कार्यक्रम के माध्यम से वो लोगों के बीच में जाने का उन्होंने कार्यक्रम तय किया है। हम दरअसल भारतीय जनता पार्टी समाज में जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है और हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की कोशिश कर रही है, पोलराइजेशन की जो राजनीति है, उस राजनीति पे जो सत्ता हथिया लेते हैं, उस वायरस को खत्म करने के लिए हम भाईचारा यात्रा निकाल रहे हैं। जेडीयू इन यात्राओं का नाम जो भी दे, लेकिन मकसद अति पिछड़ा और मुस्लिम वोटर को अपने पाले में करना है। सिर्फ यात्रा ही नहीं, 15 अगस्त से ग्राम संसद की तैयारी भी बिहार के तमाम जिलों में शुरू हो रही है, जिसमें गांव-गांव जाकर जेडीयू नेता नीतीश के विकास कार्यों को बताएंगे। जेडीयू की यात्रा को लेकर बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। नीतीश की यात्रा के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार के तमाम अति पिछड़ों, दलितों और महादलितों को बेआबरू करने के बाद नीतीश कुमार अब राजद के चरण वंदना में लगे हैं और साथ साथ तुष्टीकरण की नीतियों का प्रभाव नीतीश कुमार जी पर भी दिखने लगा है। जिस प्रकार की यात्रा नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उससे समाज के अति पिछड़े वर्ग के लोगों में, महादलितों में क्या संदेश जाएगा? अभी तो ये हालात है कि देश में जो भाईचारा है उसको तार-तार करने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इसलिए ज़रूरत है कि समाज में जाके हर तबके के बीच, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो या अति पिछड़ा समाज हो या दलित समुदाय हो, तो इसको ज़रूरत है कि अब लोग निकल के, जो हमारे महागठबंधन के दल हैं, हमारी पार्टी है, इस काम को कर रही है जो अपना जिम्मेदारी है। 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू एक्टिव मोड में है। जातीय गणना के बाद अब पार्टी अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोट के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल जेडीयू ने भाईचारा यात्रा और कर्पूरी चर्चा अभियान शुरू कर दिया है। 15 अगस्त से दलितों को साधने के लिए भीम संवाद कार्यक्रम भी शुरू करने वाली है। तो कुल मिलाकर नीतीश के इन 3 अभियान का मकसद साफ है।
कोरोना वायरस का खतरा फिर से मंडराने लगा है। अमेरिका और बर्तानिया में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। बर्तानिया में गुज़श्ता 3 हफ्तों में कोरोना वायरस के केसेस में कई गुना इजाफा हुआ है। नए वेरिएंट एरिस की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। इस नए वेरिएंट के केस हिंदुस्तान में भी आ चुके हैं। महाराष्ट्र में इसका पहला केस दर्ज हुआ है। कोरोना के इस नए खतरे को लेकर एम्स के साबिक डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से हमारी रिपोर्टर ने खास बातचीत की। कोविड के नए वेरिएंट्स की म्यूटेशन लगातार देखने को मिल रही है। अब नया वेरिएंट सामने आया है। एरिस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एम्स के पूर्व निदेशक और मेदांता मेडिकल एजुकेशन के निदेशक रणदीप गुलेरिया जी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या है ये नया वेरिएंट एरिस, क्योंकि काफी म्यूटेशंस देखने को मिल रही हैं। तो अगर हम कोविड-19 वायरस की बात करें तो हमें पता है कि वो रेगुलरली म्यूटेट करता है। एरिस भी एक उस टाइप का ही म्यूटेशन है जो ओमिक्रॉन की जो सब लीनेज है उससे ही एक नया म्यूटेशन आया है। कॉज इसका कंसर्न इसीलिए है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं यूके से और देशों से कि कुछ केसेस बढ़े हैं विद द न्यू वेरिएंट। ये भी सॉर्ट ऑफ नेचुरल है कि जैसे जैसे नया वेरिएंट आएगा उसमें एक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म बनेगा क्योंकि वो अपने आप सर्वाइव करने की कोशिश करेगा, तो कुछ हद तक केसेस बढ़ेंगे। जो देखने वाली बात होती है वो ये है कि इसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रही, डेथ्स तो नहीं बढ़ रही, या किसी एरिया में क्लस्टर ऑफ केसेस जैसे एकदम ज्यादा केसेस तो नहीं हो रहे। ये वेरिएंट भारत में ऑलरेडी पहले रिपोर्ट हुआ है और हमने यहाँ देखा है कि ऐसे नहीं है कि कहीं पे एकदम बहुत ज्यादा केसेस या क्लस्टर ऑफ केसेस कहीं से रिपोर्ट हुए हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक नया वेरिएंट है, कुछ हद तक केसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं हम, लेकिन ऐसा कोई डेटा नहीं है कि इससे डेथ्स ज्यादा हो रही हैं या बहुत ज्यादा आईसीयू एडमिशंस हो रही हैं। तो सतर्क रहना चाहिए, घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि जो कोविड-19 वायरस है वो म्यूटेट करेगा ही और कुछ ना कुछ वेरिएंट्स तो आते रहेंगे और कुछ ना कुछ उसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म आएगा जो नेचुरल फिनोमेना है, तो कुछ हद तक केसेस बढ़ेंगे। लेकिन 3 साल पहले और अब में बहुत अंतर है क्योंकि अब हमारी इम्यूनिटी बेटर है, वैक्सीनेशन लोगों ने लगा ली है, नेचुरल इम्यूनिटी भी हो गई है, इसलिए ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं लगती। सर, यूके में नई लहर की आशंका है, तो किस तरीके से इसके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं? क्या सिम्टम्स है, एक बार इसके बारे में बताइए। एरिस और वेरिएंट से कितना अलग है? लक्षण उस टाइप के ही हैं, बुखार, जुकाम, नजला, फटीग इसमें थोड़ा ज्यादा देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हम कह सकते हैं कि ये एरिस का वेरिएंट के कारण कोविड हुआ और ये नॉन एरिस वेरिएंट के कारण। सिम्टम्स लगभग एक जैसे ही हैं, इसलिए जिसको भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, बुखार, नजला, जुकाम, खांसी हो, अपना टेस्ट जरूर कराएं। इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है और कोविड में एरिस वेरिएंट भी हो सकता है। सर, आपने कहा कि भारत में भी ये पहले देखा जा चुका है, तो क्या तब स्थिति कोई गंभीर थी और अभी किस तरीके के प्रिकॉशंस की जरूरत है हम सबको? भारत में भी पहले देखा जा चुका है और हमने, जैसे मैंने कहा कि केसेस इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये सोचना चाहिए कि भारत में एकदम नई कोई बहुत बड़ी लहर आएगी। केसेस जैसे इस मौसम में जो मानसून का बरसात का मौसम है, इसमें वायरल इन्फेक्शंस, चाहे इन्फ्लुएंजा हो चाहे और वायरल रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस हो, वो कुछ हद तक बढ़ती हैं, तो थोड़े बहुत केसेस बढ़ सकते हैं, जुकाम, नजला केसेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं है इंडिया के किसी पार्ट से कि एकदम हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गई हैं या डेथ्स बढ़ गई हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं, पर सतर्क रहना जरूरी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन भोपाल मध्य प्रदेश चैप्टर के ज़ेर-ए-तमाम राजधानी भोपाल के कोहे फजा में सर सैयद की तालीमी तहरीक की असरी मानवियत के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और सर सैयद की तालीमी तहरीक की रोशनी में असर हाजिर में इसकी मानवियत पर तफसील से रोशनी डाली। आरिफ मोहम्मद खान ने सर सैयद की तालीमी तहरीक पर असर नौ काम करने पर न सिर्फ जोर दिया बल्कि इस पर अमली इक़दाम करने का भी मशवरा दिया। आरिफ मोहम्मद खान ने कुरान में इल्म की अहमियत और फजीलत पर भी रोशनी डाली। अल्लाह की शान तो रोजाना सूरह रहमान आप पढ़ते हैं, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, हर दिन उसकी नई शान है। इसका क्या मतलब है? मैं क्या अल्लाह को देख रहा हूँ कि मैं कहूँ कि आज अल्लाह इस ड्रेस में है, कल को अल्लाह ताला इस ड्रेस में नहीं। ये जो तब्दीली जमाना है ये अल्लाह की शान जो मुझे नजर आता है। तो मैं आपसे मैं किसी चीज का क्रेडिट लेने की हरगिज कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन 86 में साफ नजर आ रहा था कि जो भी हमारे तरीके हैं, हम जो जुबान का इस्तेमाल करते हैं,
मैं कहता हूं सही कॉज हो आपका और आप खराब जुबान इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपसे मुताल्लिक हो जाएंगे। टाउन हॉल कुंजर में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर के इश्तराक से हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया। मुशायरे में वादी के सरकर्दा शोरा ने शिरकत करके शोहदाए करबला को अपने कलाम से खराज अक़ीदत पेश किया। मुशायरे में बज़्म अदब गुलमर्ग के सदर हिलाल कश्मीरी और दूसरे शोरा भी मौजूद रहे। मुशायरे में नौजवान शोरा ने भी शिरकत करके इमाम आली मकाम को खराज अक़ीदत पेश किया। कल्चर एकेडमी के अहदेदारों ने भी शिरकत की। नौजवानों ने ऐसे मुशायरों में शिरकत करने पर खुशी का इजहार किया। तो बहुत कल्चर एकेडमी हूँ काफ़ी मशहूर कि तमो दुत ये मुबारक दोस पे ये प्रोग्राम ये शिरकत कर सानो शेरों कर शिरकत तो बड़ खूबसूरत बेहतरीन मुशार सपद रकत अंगेज मुशार गवाज यमो शेरों कलामपुर काफ़ी बज़्म अदब गुलमर्ग के इश्तराक से ये मुशायरा हुआ। मुशायरा बहुत ही खूबसूरत हुआ। शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया गया। हर जिसने भी लिखा था बड़े ही अक़ीदत से लिखा था, बड़े ही प्यार से लिखा था। किसी शायर के कलाम में कोई भी कमी नज़र नहीं आई। जिसने भी किया कशिश पे लोग बहुत प्रत इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं और हम कोशिश करते हैं आगे भी हुसैनी मिशन जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। हम याद में ये मुशायरा था क्योंकि आज उन्हीं के अयाम चल रहे हैं, मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं जिसमें उन्होंने शहादत दी है महज हक के खातिर और बातिल को तहस नहस करने के लिए। वही शहादत आज हमारे लिए मशअल राह बनकर हम बहैसियत मुसलमान आपके सामने बैठे हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाजिन में हल्का अदब सोनावारी हाजिन ने मरहूम मोहम्मद अहसन की याद में तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब के साथ डिग्री कॉलेज हाजिन के प्रिंसिपल प्रोफेसर पीर ज़हूर अहमद ने की, जबकि उनके हमरा ऐवान में अदबी मरकज़ कमराज के नायब सदर सैयद अख्तर मंसूर, हल्का अदब के सरपर सनाउल्लाह नियाज और मोहम्मद अहसन के फर्जंद एहसानुल हक मौजूद रहे। तकरीब की पहली नशिस्त एक तरही मुशायरा था जिसमें हल्का अदब के साथ वाबस्ता कई शोरा ने मोहम्मद अहसन के मिसरे तरह कलाम पेश किया। इस तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ महताब मंजूर ने अंजाम दिए। तकरीब की दूसरी नशिस्त के आगाज़ में शाकिर शफ़ी ने कलीदी खुतबा पेश किया। उन्होंने अहसन साहब को एक हमजहद शख्सियत करार देकर इन्हें एक मुखलिस और दयानतदार इंसान करार दिया। अपने सदारती खुतबे में सदर ऐवान प्रिंसिपल प्रोफेसर ज़हूर साहब ने हल्का अदब को कश्मीर की सबसे बड़ी अदबी और लिसानी तंजीम करार दिया। प्रोग्राम के आखिर पर शेख गुलाम मोहम्मद ने तहरीक शुक्राना पेश किया। ये जो आज की तकरीब है ये हल्का अदब सोनावारी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाजिन के इश्तराक से हाजिन की एक नुमाया शख्सियत, अदबी शख्सियत, इल्मी, समाजी और मजहबी शख्सियत मोहम्मद अहसन की याद में यहाँ पर ये तकरीब मुनक़्क़द हुई। अहसन साहब के बारे में बता दें आपको कि वो तकरीबन 40 साल 50 साल तक हल्का अदब सोनावारी के सदर रहे। इसके बाद वो यहाँ जो इदारे औक़ाफ़ इस्लामिया हाजिन हैं उसके भी वो एक लंबे उरसे तक पहले ख़जानची और फिर सदर रहे। तो इस तकरीब में शहबाज हकबारी साहब और डॉक्टर फिरदौस ने अहसन साहब की ज़िंदगी पर 2 पुरबख्त मकाले पेश किए जिनमें अहसन साहब की ज़िंदगी, उनके अदबी कारनामों के बारे में तफसील के साथ बात की गई। और इसके बाद एक तरही मुशायरा भी हुआ जिसमें अहसन साहब के एक शेरी मिसरे को तरह बनाया गया था और उस पर कई शौरा ने तबाह आजमाई की। तो लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। वादी के अतराफ़ अकनाफ से आए हुए अदबी शख्सियात और इसके अलावा स्कूली तालिब इल्मों ने और या कॉलेज तालिब इल्मों ने इस तकरीब में शिरकत की। मरकज़ में तैनात एडिशनल सेक्रेटरी और इंस्पिरेशनल ज़िला कुपवाड़ा के सेंट्रल प्रभारी अफसर शांतमन ने कुपवाड़ा ज़िले का दौरा किया। उन्होंने डीसी कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जारी तामीराती प्रोजेक्टों का जायजा लिया, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्विनी धार के हमरा कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने FCI कुपवाड़ा, NTPHC द्रगमुला के साथ राशन घाटों का भी मुआयना किया, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जारी शहद तैयार करने वाले यूनिट कोलगाम का दौरा किया। शोपियां में एक पानी का तालाब अपनी तारीखी और मजहबी अहमियत का हामिल है और ख्याल किया जाता है कि यह तालाब अजीम तरीन इस्लामी शख्सियत शेखुल आलम की रहमत है और इस तालाब का पानी दर्जनों हड्डी की बीमारियों के अलावा जिल्द के अमराज और सैकड़ों अकीदतमंदों का इलाज है। अकीदतमंद कश्मीर भर से रोजाना इस तालाब का दौरा करते हैं। अकीदतमंदों ने मुकद्दस तालाब को तरक्की देने का
इल्जाम लगाया। मैं सरकार से गुजारिश यही करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये चश्मा है, दूर दूर से लोग आते हैं, तरफातू से आते हैं, रजौरी पुश से आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सड़क की प्रॉब्लम है और दूसरा बैतुल खला जो बाथरूम वो वगैरह हमारी माँ बहन आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं अब सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम एक सड़क तो और एक बैतुल खला उसका कुछ इंतजाम होना चाहिए। दूर दूर से लोग आते हैं, जब जाने के शोपियान से, रजौरी से, पुंछ से और श्रीनगर से, जितने भी यहाँ कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन एक इशू है कि एक तो यहाँ पे बाथरूम की डेवलपमेंट नहीं है, दूसरी यहाँ पे रोड की डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बीच रास्ते से वापस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई जो सड़क का इशू है वो मेन इशू है यहाँ पे। और ये वाशरूम जो है, यहाँ पे वाशरूम की भी बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ से बहुत जैसे कि जम्मू से आते हैं, पुंछ से आते हैं, रजौरी से आते हैं, और कश्मीर में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से लोग पहुँच जाते हैं। ये माना जाना जाता है यहाँ पे कि ये जो चश्मा है, माना जाना चश्मा यहाँ पे है। जब सोपोर डिस्ट्रिक्ट, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर से आते हैं लोग, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से आते हैं यहाँ पे सर लोग। कुंजर अस्पताल में चोरों ने करालवेट कुंजर से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग शहरी के जेब से 30,000 रुपये उड़ा लिए। अस्पताल में नस्ब करदा सीसीटीवी कैमरे में इन दोनों चोरों की कारस्तानी कैद हुई है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ये दो नौजवान किस तरह इस बुजुर्ग शहरी का पीछा कर रहे हैं और इसकी हर हरकत पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। जो ही ये बुजुर्ग शहरी अस्पताल के मेन गेट की तरफ आए तो वहीं पर इन दोनों चोरों ने इसके जेब से 30,000 रुपये छीन लिए और इसके बाद वहां से भाग गए। एसडीएच भदरवा के हेल्थ वर्कर्स की एक टीम ने नकल मकानी करने वाले आबादी के बच्चों को वैक्सीन पिलाने के लिए न्यू बस स्टैंड कोटली की कच्ची आबादियों का दौरा किया, जो अब तक हिफाजती टीकों की मुहिम से महरूम है। डॉक्टर वर्षा ने कहा कि 0 से 5 साल बच्चों को IMI के तहत इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वैक्सीनेशन मुहिम है। बस में 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों और हामला खवातीन पर तवज्जो दी गई है, जिन्होंने कौमी सतह पर वैक्सीनेशन की कोई खुराक छोड़ दी है। हिफाजती टीकों का शेड्यूल 7 अगस्त से शुरू हुआ। डॉक्टर ने, बड़े साहब ने टीका लगाया है और वो बोल रहे थे तक बहुत खुश हुआ और सारी बीमारी हट गई। हमको यहाँ पे टीका लगाया गया है। किसने लगाया? वो डॉक्टरी से बड़े साहब आए थे ना 2-4-5, उसने लगाया टीका सारे बच्चों ने। बोला फिर बीमारी सारी दूर हो जाती है टीके से। सर्दी बुखार, खाली बुखार सब खत्म हो जाते, बुखार बीमारी सबके हमारे बाल बच्चों को सबको टीका दिया सर। आज तक किसी ने नहीं हमारे बच्चों को टीका लगाया सर, और भदरवा में हमारे बच्चों को टीका मिला है सर जी। एक स्लम एरिया समझ लो, उस टाइप का एरिया है। यहाँ पर हमने आज 18-20 बच्चे देखे हैं जिनको आज तक कोई वैक्सीन लगाई नहीं था। ये राजस्थान से आए हुए हैं। ऑन स्पॉट हमने यहाँ पर इनको वैक्सीनेशन दी। किसी को पोलियो ड्रॉप पिलाया है, किसी को MR1 दिया है, किसी को MR2 दे दिया। जिस हिसाब से वैक्सीन एज के हिसाब से हमने इनका एज ग्रुप देखकर उस हिसाब से इनका वैक्सीनेशन कराया। मेरी रिक्वेस्ट है हर जगह से, जहाँ कहीं पे भी प्लीज़ मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी, कोई भी बच्चा है अगर उसकी कोई वैक्सीन छूटी है या कोई वैक्सीन जो है नहीं लगी किसी वजह से, आप प्लीज़ यहाँ पे आइए। हर जगह पे सेशन लगा हुआ है, हर जगह पे वैक्सीन हो रही है। अगर किसी को कोई भी इशू है, MO सर के नंबर, मेरे नंबर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के नंबर हर जगह पे अवेलेबल है, आप प्लीज़ कॉल कीजिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।